चलो भारत माता देख लेते हैं। चल देख रहे चैप्टर कौन सा है रे? भारत माता। भारत माता राइटर कौन है? सुमित्रा नंदन पंत। सुमित्रा नंद है, सुमित्रा नंदन है, सुमित्रा नंदन पंत, सुमित्रा नंदन पंत। ठीक है, ऋषभ पंत का बाप ऋषभ कौन है? ठीक है, सही हो सकता है ऋषभ पंत का कोई होगा तब। अभी देखो ना, अभी अपने इसमें आईपीएल में सबसे महंगा खिलाड़ी है ऋषभ पंत। चल देखो, ये सब तुमको जरूरत नहीं पड़ेगा, ये सब का देखो, ये सब का जरूरत पड़ेगा कब? आगे चल के पूछता है, सब क्वेश्चन पूछता है अथी में, हम सब एग्जाम देते हैं ना, उसमें क्वेश्चन से पूछता है कौन सबसे महंगा खिलाड़ी बिका है। अब तुम सबका भी नहीं जरूरत पड़ेगा। चलिए पढ़ते हैं सुमित्रा नंदन पंत को। सुमित्रा नंदन पंत का जन्म कब हुआ था? 1900 में अल्मोड़ा जिला के रमणीय स्थल कौसानी उत्तरांचल में हुआ था। कहाँ हुआ था? उत्तरांचल में, अल्मोड़ा जिला के एक जगह का नाम, जिसका नाम क्या है? कौसानी। कौसानी किसका नाम है? गांव का नाम है। ठीक है, आगे रखें, जन्म के 6 घंटे बाद ही माता सरस्वती देवी का देहांत हो गया। इसका जन्म हुआ और 6 घंटा जैसे हुआ, 6 घंटा बाद इसकी माता का नाम क्या था? सरस्वती। ठीक है, सरस्वती देवी, उसका क्या हो गया? देहांत हो गया। करा के पिता गंगादत्त पंत कौसानी के स्टेट बैंक में अकाउंटेंट थे। उसके पिताजी का नाम क्या था रे? गंगादत्त। और गंगादत्त जो थे वो क्या थे? स्टेट बैंक में अकाउंटेंट। अकाउंटेंट का मतलब होता है रुपया पैसा, कैशियर नहीं कहते, कैशियर वही। पंत जी की प्राथमिक शिक्षा गांव में हुई, सबको पता है। जिसका प्राथमिक शिक्षा बात करेंगे सब कहाँ पर होगा? गाँव में, कभी नहीं पूछेगा ये बात। आगे फिर बनारस से उन्हें हाई स्कूल की शिक्षा पाई। ये पूछ सकता है कि हाई स्कूल की शिक्षा कहाँ से पाया था? बनारस से। वे कुछ दिनों तक कालांकाकर राज्य में भी रहे, उसके बाद आजीवन वे इलाहाबाद में रहे। जब कुछ दिन अलग अलग देश में रहे, अलग अलग राज्य में, फिर पूरा जिंदगी भर कहाँ रहते हैं? इलाहाबाद में। चलिए आगे बढ़िए। करा कि 29 दिसंबर 1977 ईस्वी में उनका निधन हो गया। कब हुआ था? 29 दिसंबर 1900। आज का देहांत क्या तारीख है? 30 तारीख है। कल के दिन इसका देहांत हो गया था, 29 दिसंबर। और दिसंबर अभी नवंबर है रे। अच्छा अभी है, आने दो आज तो एग्जाम होता। तो देखो उनका निधन हो गया। करा पंत जी का आरंभिक काव्य प्रकृति प्रेम और शिशु सुलभ जिज्ञासा को लेकर प्रकट हुआ। हाँ बस बस बस, और देखा आगे। देखिए, उनकी आरंभिक रचनाएं प्रकृति और सौंदर्य के प्रेमी कवि के संवेदनशील अभिव्यक्ति से परिपूर्ण है। मतलब ये जो भी लिखते हैं ज्यादातर किसे लिखते हैं? प्रकृति और सौंदर्य के प्रेमी से, मतलब सौंदर्य के बारे में, सुंदरता के बारे में लिखते हैं ये। पंत जी प्रवृत्ति से छायावादी हैं, याद रखना। ये कैसे कवि हैं? छायावादी कवि, छायावादी। परंतु उनके विचार, ये भी छायावादी क्या होता है? जैसे मान लो कि एक ईस्वी था, उस समय तक जो आदमी थे ना, उसको क्या बोलते थे? छायावादी कवि। ठीक। उनके विचार उदार मानवतावादी हैं। उन्होंने प्रसाद और निराला, प्रसाद आदमी का नाम है, निराला भी आदमी का नाम है। उन्होंने प्रसाद और निराला के समान छंदों और शब्द योजना में नवीन प्रयोग किए। पंत जी की प्रतिभा कलात्मक सूझ से संपन्न है, अतः उनकी रचना में एक विलक्षण मृदुता और सौष्ठव मिलता है। युग बोध के अनुसार अपनी काव्य भूमि का विस्तार करते रहना पंत जी की काव्य चेतना विशेषता है। मतलब करा वो अपने युग, मतलब उसके समय में क्या चल रहा है नहीं चल रहा है, उसके बारे में इसको लिखना अच्छा लग रहा था। ठीक है, ये लिखे देखो ना, भारत माता। ये भारत माता लिखे कब? जब हमारा भारत आजाद नहीं हुआ था, जब गुलाम तब की बात कर रही है। आगे देखो, वे प्रारंभ में प्रकृति सौंदर्य से अभिभूत हुए, फिर मानव सौंदर्य से। मानव सौंदर्य ने उन्हें समाजवाद की ओर आकृष्ट किया। समाजवाद से वे अरविंद दर्शन की ओर प्रवृत्त हुए। वे मानवतावादी कवि थे, जो मानव इतिहास के नित्य विकास में देखो रे, कहता कि जो मानव इतिहास के नित्य विकास में विश्वास करते थे। मतलब ये कहना इसका जाता था कि ये हमेशा विश्वास ये करते थे कि मानव का इतिहास जो होता है वो डेली बनता है। अब जैसे मान लो तुमसे पढ़ रहा है ना, तुम भी क्या करो, इतिहास के पन्ने में लिखो। मतलब हाँ, कहा जाएगा हम कभी इतना समय क्या हुआ। देखो रे, इतिहास का मतलब ये होता है कि हम पहले क्या किए थे, मतलब पहले जो गया काम, उसे हम क्या बोलेंगे? इतिहास। जैसे मान लो कि जैसे कि अगर मान लो तुम अभी पढ़ रहे हो, जब तुम थोड़ा बड़े, मतलब मान लो कि थोड़ा सा किसी पद पे जाओगे, इतना रहेगा कि हाँ बोलो हम इतना 2024 में यहाँ पर पढ़े थे, यहाँ रह रहे थे, ये नहीं होता है। इस एक भविष्य की बात, इतिहास की बात हो जाता है। आगे करा कि वे अधिबाध्यता एवं संकीर्ण के घोर विरोधी थे। अधिबाध्यता और संकीर्ण, अतिबाध्यता का मतलब ये होता है कि
संकीर्णता का मतलब ये होता है कि जो छोटी सोच वाले ना थे, छोटी सोच, इस सब पर घोर विरोधी थे। उनका अंतिम काव्य, इसका नाम क्या था? लोकायतन। लोकायतन, लोकायतन है जो उनके परिपक्व चिंतन को सिमट देता है। उनकी प्रमुख काव्य कृति जिसका नाम याद रखना, उच्छ्वास, पल्लव, बीना, ग्रंथि, गुंजन, युगांत, युगवाणी, ग्राम्य, ये सब पूछा है। ग्राम्य पूछा है, युगवाणी पूछा है, स्वर्ण धूलि, स्वर्ण किरण, युगपथ, चिदम्बरा आदि। पंत जी ने नाटक, आलोचना, कहानी, काव्य आदि सब लिखा, मतलब सब कुछ लिखा था। चिदम्बरा पर उन्हें भारतीय ज्ञानपीठ मिला, ये याद रखना कि ज्ञानपीठ किस पर मिला था? चिदम्बरा पर। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार किस पर मिला था? चिदम्बरा पर। आगे, प्रकृति सौंदर्य कवि के लिए विख्यात कवि की रचना में यह कविता हिंदी की यथार्थवादी कविता के एक नए उन्मेष की तरह है। ये हिंदी क्या? एक यथार्थवादी, यथार्थवादी मतलब सच्चाई को दिखाता है। ये कविता किसको दिखाता है? सच्चाई को दिखाता है। आगे, उन्मेष के प्रख्यात छायावादी कवि, एक कवि है, छायावादी कवि है, जिसका नाम क्या है? सुमित्रानंद पंत की यह प्रसिद्ध कविता उनकी कविताओं का संग्रह ग्राम्या से लिया गया है। याद रखना, भारत माता कहाँ से लिया गया है? ग्राम्या से लिया गया, संकलित है। यह कविता आधुनिक हिंदी के उत्कृष्ट प्रगीतों में शामिल की जाती है, मतलब करा सबसे अच्छा कविता में ये माना जाता है। अतीत के गरिमा गान द्वारा अब तक भारत का ऐसा चित्र खींचा गया था जो ऐतिहासिक चाहे जितना रहा हो, वर्तमान को देखते हुए वास्तविक प्रतीत नहीं होता था। मतलब करा ये जो, मतलब पहले जब गुलामी था, गुलामी जो लिखा है, इससे अच्छा सही मतलब बता नहीं पाएगा कोई भी कविता। धन, वैभव, शिक्षा, संस्कृति, जीवन शैली आदि तमाम दृष्टियों से पिछड़ा हुआ, धुंधला और मटमैला दिखाई पड़ता है ये हमारा देश, हमारा वही भारत है जो अतीत में कभी सभ्य, सुसंस्कृत, ज्ञानी और वैभवशाली रहा था। मतलब इसमें अभी पढ़ेंगे ना, इसमें ऐसा दिखता है कि जैसे मान लो कि हमारा देश पहले बहुत ज्ञानी था। याद करो ना, अगर याद करेंगे नालंदा विश्वविद्यालय को, तो भारत में ऐसा विश्वविद्यालय भी था कि जहाँ पर अंग्रेज बाहर दूर दूर से आदमी पढ़ने के लिए भारत आते थे, लेकिन अब वैसा नहीं रहा। तो वही करा कि ये अभी मटमैला एकदम धुंध में दिख रहा है भारत, लेकिन कभी इस भारत में संस्कृति का एकदम संस्कृति था, और करा सुसंस्कृत था, सभ्य था, ज्ञानी था, वैभवशाली था, मतलब या किसी की कमी नहीं था, खूब एकदम अमीर था रे भारत देश। लेकिन फिर भी सोना चिड़िया कहा जाता था। क्यों कहा जाता था? क्योंकि भारत में बहुत कुछ था। अब कुछ सोना चिड़िया भी नहीं बचा है, ठीक है ना। अब एक कहना, अभी भी तुमको पता है कि अपने पता है ना, भारत का सबसे जो क्या बोलते रे, क्या नाम बोल रहे थे कुछ, हाँ, सबसे कीमती जो होता है ना, हीरा। कौन हीरा? कोहिनूर, ठीक है। कोहिनूर हीरा वो हमारे भारत में ही था, यहाँ से ले गया अंग्रेज बादशाह। कोई बात नहीं, अब भारत अपना ले लेगा बदला, बोला हम अभी बोल रहा भारत सरकार कि हमको जो मेरा यहाँ से लेके हीरा चुरा के तो सब हमको दे दो, नहीं तो निपट लेंगे, ठीक है ना। तो वही उम्मीद देखो दे देगा। देखो वही बात है। अरे देखो, कभी यहाँ इसी भारत का यथागत चित्र प्रस्तुत करता है। मतलब अगर आप भारत दिखाता है, भारत आज में है क्या था, किस टाइम, जैसे जब हमारा आज़ादी था ना, उस टाइम कैसा था भारत, ये दिखेंगे। चलो देखो, भारत माता चैप्टर पढ़ते हैं। देखो क्या करा, भारत माता ग्रामवासी, ये तो याद करो उसको भी, मैक्स मुलर को याद करो। भारत कहाँ बसता है? भारत गांव में, याद है ना। वही सेम बात इसमें करा, भारत माता कहाँ है? ग्रामवासिनी, गांव में बसने वाली है। कौन? भारत माता। करा खेतों में फैला है श्यामल, खेतों में फैला क्या है? श्यामल। श्यामल का मतलब होता है धूल, देखो क्या हो रहा है, खेतों में फैला श्यामल, धूल भरा मैला सा आंचल, गंगा यमुना में आंसू जल, मिट्टी की प्रतिमा सुन उदासनी। कहने मतलब इसका क्या मतलब है? देखो, खेतों में फैला क्या? श्यामल। खेतों में एकदम पूरा अंधियारा छायल है, खेतों में पूरा श्यामल का मतलब तो मिट्टी ना, तो मिट्टी एकदम काला पड़ जाना, वो श्यामल। धूल भरा मैला सा आंचल, ये भारत माता का जो आंचल वो क्या है? मैला सा। कब की बात कर रहा है? जब हमारा देश गुलाम था, तब की बात कर रहे हैं, ठीक है। गंगा यमुना में आंसू जल, यहाँ तक कि अभी गंगा यमुना में कैसा था? आंसू जल, आदमी रो रहा था, मतलब आंसू जल निकल रहा था गंगा यमुना में। मिट्टी की प्रतिमा उदासनी, ऐसा मान लो कि भारत माता क्या था? मिट्टी की एक प्रतिमा थी। प्रतिमा तो जानते हो, मूर्ति। मिट्टी क्या थी? एक मूर्ति थी, जो कुछ करता नहीं था। भारत जैसा था वैसे रहने दिया, उसमें कोई कुछ करने वाला नहीं था। जैसे मान लो मूर्ति है ना, अब मूर्ति का मान लो, मूर्ति अपने कुछ करता है क्या? जैसे उसी तरह यहाँ समझा गया कि भारत माता की मूर्ति था, मतलब पूरा उसके साथ कुछ भी करता था आदमी, एकदम पूरा मटमैला था, उसको कुछ फर्क पड़ता नहीं था, इस हाल में था। आगे बढ़ो। अगर आके
दैन्य जरित अपलक नत चितवन अंधेरे में चीर नीरव रोदन। मतलब ये कह रहा है कि दैत्य जरित अपलक अपलक नत चितवन, मतलब ये कह रहा है कि वो जो भारत माता था उसका ऐसा समझो कि गरीबी के कारण, दैन्य मतलब गरीबी होता, दीन मतलब क्या था, गरीब, गरीबी के कारण, गरीबी ऐसा था कि गरीबी के कारण से उसका जो आँख था, दृष्टि नज़र था, वो सब क्या हो गया, झुक गया था। इतना गरीबी आ गया था भारत में जब ये अति हुआ था। तो जब भारत गुलाम था तो भारत इतना गुलाम हो गया था कि उस गरीबी को देख करके भारत मतलब इसमें कहा गया भारत माता क्या था, उसका नज़र झुक गया था। क्या बोले भारत, इसको भारत के लोग को क्या बोला जाए, ठीक है। अंधेरे में चीर नीरव रोदन, मतलब ऐसा करो कि अंधेरे में रोया रोती थी। भारत के जो लोग रोते थे कि मतलब क्या हो, मतलब क्या होगा मेरा, इतना बुरा हाल था भारत का। आगे अगर युग युग के तम से है, कल्पना दीजिए, दो कल्पना दीजिए, चाबी दो। देखो रे, कह रहा युग युग के तम तम से बिस्मन मन, मतलब कह रहा कि युग युग से मतलब युग मतलब बदलता है ना जमाना से, युग युग के तम से मतलब पूरे उस युग के अंधकार से एकदम पूरा दुखमय था, दुख था, पूरा दुखी था भारत। फिर समझ इसको गालन क्या बोला, शुरू से पढ़ते हैं। पूरा दैन जरित अपलक नत चितवन अंधेरों में चीर नीरव रोदन, मतलब कह रहा है कि गरीबी के कारण से क्या होता है, उसका नजर क्या दृष्टि झुका हुआ रहता था, मतलब अंधेरा में रोता था, रोते थे अंधेरे में, ताकि मतलब कोई आदमी मतलब अगर देखो युग एकदम इतना अंधकार था, मतलब पूरा जमाना पूरा सबको अंधकार से क्या था, पूरा विषाद मन था। विषाद का मतलब क्या होता है, दुखी था, बहुत दुखी मन था। किसका, भारत माता का। वो अपने घर में प्रवासनी, वो अपने घर में क्या थी, प्रवासनी थी। प्रवासनी मतलब जानते हो, प्रवासनी मतलब रहना होता है। जैसे मान लो कि तुम है अपने घर में, अपने घर में तुमको बांध के रख लिया गया है किसी कारण बस, तुम सोचो कि है तुम्हारा घर लेकिन तुम्हारे हिसाब से काम नहीं चल रहा। बताओ भारत किसका था, भारतीय वाला था रे, भारत मतलब भारतीय थी, लेकिन भारत में रहते हुए भी वो प्रवासनी थी, क्योंकि यहाँ पर अंग्रेज का शासन था, उसका शासन नहीं चलता था। मतलब भारत माता अपने घर में क्या थी, प्रवासनी बनी हुई थी, क्योंकि वहां पे भारत का कुछ चलता नहीं था, अपने से कुछ कर भी नहीं सकती थी, इतना था, प्रवासनी बनी थी। आगे 30 कोटि संतान नग्न तन, मतलब ये कह रहा, देखो 30 कोटि मतलब कह रहा 30 करोड़, कोटि मतलब करोड़ का मतलब समझो, कह रहा कि 30 कोटि संतान नग्न तन, मतलब कि उस टाइम 30 करोड़ आदमी था, जो क्या था, जो संतान था वो सब एकदम नंगे भूखे रहता था, बिना कपड़े के रहते थे। सोचो इतना गरीबी था, बिना कपड़ा का रहता था, मतलब पूरा नंगा। आगे अर्ध अर्ध क्षुधित शोषित नेत्रजन, मतलब ये कह रहा कि अर्ध मतलब कि आधा, मतलब भूखा नहीं होता है, आधा पेट भूखा, मतलब तनी कभी खाना मिलता था, कभी खाना नहीं मिलता था। वही कह रहा कि अर्धक्षुभित शोषित, मतलब शोषित शोषित जानते हो ना, शोषण करता जिस पर अंग्रेज मतलब शोषण करता था, मतलब ये सब काम करवा दे, रुपया देंगे नहीं देंगे अपना मन, खाली एक भर पेट खाना देगा, भर पेट खाना नहीं, आधा पेट खाना। वही कह रहा कि अर्धक्षुभित मतलब आधा पेट खाना, मतलब भूखे, शोषित निशस्त्र मतलब निहत्ते, मतलब निशस्त्र मतलब हाथ में कुछ भी नहीं रहता था, निहत्ते मूढ़ असभ्य अशिक्षित निर्धन, मतलब ऐसा था भारत में पूरा आदमी क्या था, मूढ़, मूढ़ मतलब यहाँ कह रहा है कि मूर्ख थे, असभ्य थे, और अशिक्षित मतलब कुछ पढ़ा लिखा भी नहीं, एकदम निर्धन, पूरा गरीबी से, गरीबी छाया था भारत माता में, भारत में सब की बात कर रहे हैं। नतमस्तक, नतमस्तक जानते हो ना, नतमस्तक मतलब होता है कि एकदम सब कुछ हार जाना। नतमस्तक मतलब होता है कि मतलब क्या होगा, अपना सिर झुका देना कि अब हमसे कुछ, यहाँ इससे आगे कुछ भी नहीं होगा। इस मान लो कभी नहीं होता है, अब इससे आगे हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे, वैसे भारत माता एकदम नतमस्तक, तो बोला अब भारत का कुछ भी हो नहीं सकता है, इस हाल में था पूरा गरीब। अब सोचो भारत माता काहे रोएगी, काहे मतलब अंदर में बोले रो, क्यों रो रही थी, मेन कारण है कि बताओ भारत माता, तुम ही सोचो कि एक घर, घर में माँ होती है ना, और घर की मतलब अगर माँ कभी भी खुश रह पाएगी यदि उसका बच्चा सबको कोई दुख हो, पूरा पीड़ा हो, तो कभी भी नहीं होगी। अगर घर में माँ है और मान लो कि तुम्हारा तबीयत खराब है, तो माँ कभी भी वो सुखी से रह नहीं पाएगी, कुछ भी हो, लेकिन वो पक्का परेशान रहेगी। उसी तरह भारत माता के बारे में बोल रहा है कि यहाँ पर गरीब आदमी मतलब पूरा निर्धन, कभी कभी खाया कभी नहीं खाया, ऐसा हाल था, तो क्या भारत माता कभी खुश होएगी, एकदम पूरा मतलब वो मतलब नतमस्तक हो गया, अब बोला अब इससे आगे हमसे कुछ भी नहीं होगा। आगे देखो
आय करा कि तरु तरु तल निवासनी, और लास्ट में बोला तरु तल निवासनी, मतलब कि ऐसा आदमी आदमी करा वहाँ का आदमी। तरु तल, तरु का मतलब था पेड़, वृक्ष, वृक्ष के नीचे निवास करते थे सब आदमी, घर बुर भी वैसा नहीं था, वृक्ष के नीचे रहते थे। सोचो आगे, स्वर्ण शस्य पर पद तल लुंठित, धरती सा सहिष्णु मन कुंठित, कर्दन कंपित अधर मौन स्मित, राहो गर्षित सरदेन्दु हासिनी। फिर से मतलब समझ क्या करा, करा कि स्वर्ण शस्य पर पद तल लुंठित, मतलब करा स्वर्ण, स्वर्ण शस्य, स्वर्ण मतलब होता है सोना, शस्य मतलब होता है फसल, मतलब सोना जैसा जो फसल होता था ना, सोना जैसा फसल, उस फसल को जैसे मान लो कि पैरों की तरह रोंद दिया जाता था। फसल होता था लेकिन उस फसल को क्या कहता था, रोंद, मतलब फसल होने के लिए नहीं देता था, फसल ही नहीं देता था। आगे, धरती सा सहिष्णु मन कुंठित, मतलब कह रहा है कि धरती सा, मतलब उसका मन जो था भारत माता का, धरती के बारे में बता था, धरती जैसा मन क्या था, एकदम कुंठित हो गया था। मतलब जैसे मान धरती क्या है, तुम धरती को खोदो पीटो उस पर कुछ करो, धरती कुछ बोलता है क्या? धरती मतलब धरती को मारो पीटो या उसको गड्ढा कर दो, धरती कुछ हमको कहता नहीं है। उसी तरह कहा कि धरती सा सहिष्णु, मतलब सहनशील हो गया, तो सहने का आदत हो गया था भारत माता, भारत में लड़न। यहाँ भारत माता से मतलब है कि भारत के लोग की बात कर रहा है, ठीक है, वही करा वो एकदम कुंठित, मतलब रुका हुआ था, कुछ कर ही नहीं रहा था, मतलब जो धरती जैसे मान धरती जैसा वो हो गया था, सहनशील हो गया था। आगे, क्रंदन, क्रंदन मतलब रोना होता है, क्रंदन कंपित मतलब क्या होता है, तो कांपना, कांपना ये, क्रंदन कंपित अधर, अधर मौन स्मित, मतलब कह रहा कि रो रहा था, रोते रोते मतलब चुपचाप रहता, मतलब इन्हें का आवाज नहीं निकलता था, इतना रोता था। इस मतलब मौन, मौन मतलब चुपचाप रोता था लेकिन मौन होकर के, फिर भी मन मतलब मुंह पर थोड़ा मुस्कान रहता था। क्या बोला, स्मित मतलब मुस्कान जो कहा गया, फिर भी अपने मुंह पर थोड़ा सा हंस रहता था। स्मित राहु गर्षित, ऐसा मान लो कि इसमें क्या है, जैसे मान लो एक पंडित जी बताएंगे तुमको, बैठने यहीं पर, राहु ग्रस्त का मतलब क्या है, उस पर जैसे एक ना होता है, कहता है शनि भारी है तो राहु, राहु केतु नहीं होता है, ग्रह सब नक्षत्र होता है, नक्षत्र सब वही करा, राहु ग्रसित मतलब राहु जैसे मान लो इस पर ग्रसित है, राहु से एकदम खराब चल रहा था उसका, टाइम बहुत खराब चल रहा है समझो। आगे, शरदेन्दु हासनी, और कह रहा कि ऐसा आदमी ऐसा था, शरदेन्दु हासनी का मतलब ये होता है शरद ऋतु की चंद्रमा। शरद ऋतु चंद्रमा मतलब जानते हो, अगर वही इंजोरिया का अगर बात करेंगे अथी में, गर्मी में इंजोरिया रहता है ना, पूरा रोड दिखता है, और सर्दी में, सर्दी में अगर रहेगा, अगर मान लो अथी चंद्रमा रहेगा तो दिखबे नहीं करते हैं, कैसे दिखेगा, ओस के दिखता है क्या, वही हाल, मतलब कि भारत में था तो चंद्रमा, लेकिन ऐसा चंद्रमा जो शरद ऋतु में चंद्रमा दिखता है ना, वैसा था। हो गया हमारा ये दो खत्म, और है रे, अच्छा और इधर, चलो और इधर देखो, आगे करा कि चिंतित भ्रिकुटी, आगे, चिंतित भ्रिकुटी क्षितिज तिमिरांकित, तिमिरांकित नमित नयन नभ वाष्पछादित। सुनो फिर से करा, चिंतित का मतलब जान पे कर दो, चिंतित मतलब चिंता में डूबे, चिंतित भ्रिकुटी क्षितिज तिमिरांकित, देखो रे चिंतित था मतलब चिंतित भ्रिकुटी, भ्रिकुटी मतलब कहते हैं भौं, ये होता है ना आईब्रो, इसको कहते हैं। कह रहा चिंतित भ्रिकुटी क्षितिज तिमिरांकित, मतलब कह रहा है कि उसका जो चिंता की वजह से एकदम पूरा अंधकार से छा गया था, समझो उस जीवन कैसा था, अंधकार ही आ गया था, अंधकार से छा गया था। नमित नयन, नमित नयन मतलब झुका हुआ आंख, नयन मतलब आंख होता है, नमित नयन नभ वाष्पछादित, मतलब ऐसा मान लो कि झुका हुआ आंख पर ऐसा मान लो कि वाष्प, वाष्प मतलब भाप छा गया हो, ऐसा मान लो, मतलब कह रहा कुछ दिखता ही नहीं था, ऐसा आदत हो गया अगर कुछ दिखने वाला, इतना सह चुका था कि अब उसको अगर आगे में क्या हो रहा नहीं हो रहा वो भी पता नहीं चलता था। भारत माता की बात कर रहे हैं। आगे, आयन श्री छाया शशि उपमित ज्ञान मूढ़ गीता प्रकाश ने, मतलब कह रहा है कि आनंद श्री, आनंद श्री छाया शशि उपमित, मतलब कह रहा कि आनंद श्री छाया शशि, चलो अच्छा एक बात, इस बात को समझो, इसमें क्या होगा,
देखो रहा चलिए। आनंद श्री आनंद श्री छाया शशि उपमित, मतलब कह रहा कि उसकी मुख की शोभा, मुख मतलब फेस का जो शकल का शोभा था वो ऐसा मान लो कि चंद्रमा का जैसा था। जैसे मान लो क्या बोला, शशि उपमित मतलब चंद्रमा से दिखने वाली थी। उसका जो शोभा था, उसके शकल का जो मतलब शकल था एकदम पूरा शोभा करने वाला था। शोभा का मतलब अच्छा दिखने वाला था। लेकिन ज्ञान मूड गीता प्रकाश ने, मतलब ऐसा था वो गीता जैसा प्रकाश देने वाला थी। कैसा था? गीता से प्रकाश देने वाली थी। सफल आज उसका तप संयम। अब बात कर रहा है जी, आधा जो था ना, आधा लाइन तब का बताया जब क्या था, वो हमारा देश गुलाम था। मतलब हमारे देश में क्या था, ज्ञान मूड मतलब कि ज्ञान, उतना ज्ञान नहीं था, लेकिन फिर भी गीता से क्या था, प्रकाश था। गीता मतलब कुछ कुछ बात था ना, मतलब नॉलेज दिया गया। गीता प्रकाश ने, अब क्या हुआ, अब हमारा देश आज़ाद हो गया। उसके बारे में कुछ लाइन बोला है, कहा सफल आज उसका तप संयम। वो जो सफल, अब उसका जो तप किया गया था भारत का, वो तप क्या होगा, अब सफल हो गया, देश हमारा आज़ाद हो गया। सफल तप संयम, पीला अहिंसा, स्तन सुधोपम, हरती जन मन भय, भवतम भ्रम, जग जननी जीवन विकास ने। मतलब कह रहा है कि पीला अहिंसा, स्तन सुधोपम, मतलब कह रहा है कि उस अहिंसा की वजह से हमारा क्या हुआ, देश आज़ाद हो गया, और हमारा जीवन का क्या हो गया, विकास होगा। हमारा जीवन क्या होगा, विकसित हो रहा है, जीवन का विकास हो रहा है। बस ठीक है, ये हमारा हाँ, विचार बंद करो।